बहुत शुक्रिया। तजारती वक्फे के बाद मैं सनम एजाज हालात वाक़ात पे हमारी ख़ास नज़र जेके स्पेशल में शुरुआत कश्मीर के हालात से, और कश्मीर के हालात में जनूबी कश्मीर के कुलगाम का गोपालपुरा का हाई स्कूल सुबह 10 बजे का वक़्त स्कूल के अंदर असम्बली की तैयारी हो रही थी। बच्चे चहचहा रहे थे कि अचानक बाहर गोली चलने की आवाज़ सुनाई दी। ये गोली चलने की आवाज़ और इससे पूरे स्कूल में अफरा तफरी भी मची, क्योंकि अचानक अंदर खबर पहुंची कि जिससे गोली मारी गई है वो स्कूल की उस्तानी रजनी बाला है। रजनी बाला की गोली की खबर, जख्मी होने की खबर मिलते ही स्कूल में पूरी तरह से अफरा तफरी मच गई। बच्चे भी परेशान हुए और उसके साथ साथ असातिज़ा भी दौड़ पड़े। फौरन मुकामी लोगों से लेकर असातिज़ा ने रजनी बाला को उठाया, हॉस्पिटल पहुंचाने की कोशिश की, लेकिन अस्पताल पहुंचाते पहुंचाते रजनी बाला जख्मों की ताब न लाते हुए दब दौड़ बैठी थी। इस खबर से, इस वाक़े से गोपालपुरा कुलगाम के पूरे इलाके में अफरा तफरी या यूँ कहें खौफ दहशत फैल गई, खौफ हिरास फैल गया और बताया गया कि नामालूम बंदूक बरदार फिर काम कर गए हैं। ये नामालूम बंदूक बरदार इस महीने में दूसरी या यूँ कहें इस हफ्ते में दूसरी खातून पर हमला करने के में हैं, और इससे पहले अमरीन भट्ट को भी हुशरू चाडूरा में बंदूक बरदारों ने गोली का निशाना बनाया था। और फिर आपको बताएं सरकारी मुलाजिम भी दूसरा इस महीने में है, जिससे सरकारी मुलाजिम या गैर कश्मीरी जो है, माफ़ कीजिएगा, गैर मुस्लिम सरकारी मुलाजिम जो है उसे निशाना बनाया गया था। और यहाँ पे चाडूरा के इलाके में इससे पहले राहुल पंडित को गोली का निशाना बनाया गया था। ये अफरा तफरी का माहौल 36 साला रजनी बाला और 36 साला रजनी बाला यहाँ के स्कूल में साल 2019 से एससी जुमरे के तहत नौकरी करी थी, और उनके शौहर राजकुमार भी नज़दीकी इलाका मिडिल स्कूल मिरहामा कुलगाम में तैनात थे। जख्मी रजनी बाला को अस्पताल पहुंचाया गया, वहां वो जख्मों की ताब न लाते हुए दम तोड़ बैठी, और उससे जो अफरा तफरी मची पूरे इलाके में, और यहाँ सूरत-ए-हाल कशीदा भी होगी। और इस सारी सूरत-ए-हाल पर रद्द-ए-अमल भी आना शुरू हुआ। हम आपको सबसे पहले बताते हैं मौके पर जो बच्चे थे, जो उस इलाके की आबादी थी, वो क्या बता रही थी सारे के बारे में। 8th क्लास में पढ़ती हूँ। ये जो मैडम है ये क्या पढ़ा रही थी? ये हमको हिस्ट्री पढ़ा रही थी। क्या नाम था मैडम का? रजनी बाला। रजनी बाला कैसी मैडम थी? वो बहुत अच्छी थी। बच्चों के साथ कैसी थी वो हमारे साथ भी अच्छी सलूक करती थी। क्या वो हुआ? बहुत क्या देखा आपने? हमने कुछ नहीं देखा। जब हम पैर पढ़ने जा गए थे, वो हम बैठ रहे थे तो टीचर आ गए, हमें पता नहीं, वहाँ से कुछ वो हमने देखा ही नहीं है। हम कितना मिस करते हो अपने मैडम को? गोली ने चलाई, किसी ने पता नहीं चला किसने चलाया गोली। तो विजुअल्स की यहाँ पे उसका बैग पड़ा हुआ मर गया उधर से। हमारे साथ एक हाजी साहब 2017 से हम मौजूद है, इनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे उस समय मौजूद था। ठीक चल रहे हैं बच्चों, बच्चे रो रहे थे इस टाइम तक, अभी भी रो रहे हैं बच्चे। तो कैसे देखते हैं इस हमले को आप? हम कैसे देखे, हमको हम बसा रहे हैं इधर, क्या पता है कब भी कार हो जाएगा, ऐसे हमारे ऊपर भी। तो कहाँ हुआ था? स्कूल के अंदर हुआ था? नहीं नहीं, ये बाहर हुआ, उधर जो खून पड़ा है ना उधर से उसको। रजनी बाला की मौत आपको बताएं इस साल ये तीसरी खातून का लगभग वाक़ा है। इससे पहले टारगेट किलिंग का वाक़ा श्रीनगर के नज़दीकी इलाके में एक सिख खातून असातिज़ा पर भी इसी तरह का निशाना उन्हें बनाया गया था, और ये श्रीनगर के निचले इलाके में हुआ था। और उसके बाद अमरीन भट्ट, वो टीवी आर्टिस्ट, उसको गोली का निशाना बनाया गया। और आज एक और खातून टीचर को जो जम्मू के रहने वाली थी, रोज़ी रोटी के सिलसिले में कश्मीर आई थी, गोली का निशाना बनाया गया। नामालूम बंदूक बरदारों का काम बताया गया। ये बात कश्मीर की सूरत-ए-हाल। लेकिन इसी सूरत-ए-हाल में कश्मीरी पंडित जो कश्मीर में रोज़गार के मतलाशी, रोज़गार के लिए आए हुए हैं, कहीं सरकारी नौकरी कर रहे हैं, उनमें खौफ दहशत फैलने लगी। और ये खौफ दहशत सबसे पहले हमने कुलगाम के आसपास के इलाकों में पंडित बरादरी के लोगों में देखी, और जो भी पंडित बरादरी के लोग थे वो अस्पताल पहुँचे हुए थे, तो उनमें खौफ दहशत था, उनमें डर का माहौल था, और नाराज़गी भी दिखाई दे रही थी। नारेबाजी भी उन्होंने की और सरकार के ख़िलाफ़ नारेबाजी की। ये पंडित बरादरी के लोग पिछले कई दिनों से एक तरह से मुजाहरे पर हैं, और उसी मुजाहरे को लेकर ये बता रहे कि उन्हें रिलोकेट किया जाए कश्मीर से, क्योंकि कश्मीर में हालात ठीक नहीं हैं। और यहाँ पे पंडित बरादरी के लोगों ने मुजाहरा करते हुए अपनी मांग के, अपना मुतालबा कुछ इस तरह से रखा।
के एडमिनिस्ट्रेशन पूरी तरह से फेल हो गई। एलजी एडमिनिस्ट्रेशन मुर्दाबाद मुर्दाबाद बीजेपी मुर्दाबाद मुर्दाबाद एलजी एडमिनिस्ट्रेशन मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। हमने पहले भी जहां डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को बताया था कि हमें खतरा है और हमें जो है प्रोटेक्शन जा इस तरह से, तो उन्होंने कहा कि नहीं आपको क्या है, वो तो जो जहाँ के माइग्रेंट हैं उनके साथ हम लोग जम्मू बेस्ड हैं और हमारे ऊपर किसी का ध्यान ही नहीं जा रहा। बड़े अफसोस की बात है। एलजी एडमिनिस्ट्रेशन मुर्दाबाद मुर्दाबाद। तो ये अस्पताल के बाहर के मनाजिर, पंडित बरादरी के लोग नाराज और सरकार को नाकाम बता रहे हैं। लेकिन आपको बताते चलें, इस सारे मामले पर मुजाहिरे हमने कई और जगहों पे भी देखे। श्रीनगर में भी मुजाहिरा हुआ और ये श्रीनगर की प्रेस कॉलोनी के नज़दीक मुजाहिरा, और इस मुजाहिरे में एससी कैटेगरी से तालीम जो रोज़गार हासिल कर चुके हैं, जॉब्स जिन्हें मिल चुके हैं, उन्होंने भी श्रीनगर में मुजाहिरा किया। और मुजाहिरा करने के दौरान हालात कश्मीर के बताते हुए बताया कि हम अपने आप को महफूज तस्वुर नहीं करते हैं। क्या बताया उन्होंने, उनकी भी सुनते हैं। हम 2006 से यहाँ पे काम कर रहे हैं और आज जो हमारी बहन जिनकी हत्या हुई है उसको लेके हमें बहुत ही ज़्यादा दुख है और हम आज डर के माहौल में हैं और हम बहुत ही डरे हुए हैं और हम चाहते हैं कि हमें वापस अपने डिस्ट्रिक्ट में, अपनी होम डिस्ट्रिक्ट में, होम डिवीज़न जम्मू में भेजा जाए, क्योंकि ना ही हमारा रिहेबिलिटेशन का मसला है, ना ही हमारा पीएम पैकेज का मसला है। हम शेड्यूल कास्ट कैटेगरी के बंदे हैं, हम शेड्यूल कास्ट यहाँ पे लगे हैं, यहाँ पे हम माइनॉरिटी के बंदे हैं, हम दबे कुचले समाज के हैं। हमारे साथ हमेशा ऐसा ही हुआ है, हमें दबाया गया है, कुचला। हम माइनॉरिटी के हैं, हम शेड्यूल क्लास कैटेगरी के हैं और हम यहाँ से अपने आप को सेफ तस्वुर नहीं कर रहे हैं। ये कश्मीर है, सेफ तस्वुर करने की बात अलग है। लेकिन आपको नाज़रीन बताएं, मुजाहरे बडगाम में भी हुए, पंतु का जो माइग्रेंट कैंप है यहाँ पे भी मुजाहरे हुए और बाद में इन लोगों ने कैंप से बाहर निकलकर श्रीनगर बडगाम शाहरा पर एयरपोर्ट की तरफ मार्च करने की कोशिश भी की और सड़क पर धरना भी दिया। मामला पिछले कई दिनों से उठाए हुए हैं और इस मामले के दौरान ये सरकार को कश्मीर से वापस निकाले जाने की मांग कर रहे हैं। और आज भी उन्होंने मांग करते हुए बताया कि कश्मीर में सरकार कितनों को सिक्योरिटी देगी, कहाँ पे सिक्योरिटी देगी, किस तरह से सिक्योरिटी देगी और क्या हर आदमी के पीछे एक पुलिस वाला खड़ा करना पड़ेगा। अगर स्कूल ऐसा है तो फिर उन्हें वो मंजूर नहीं, बेहतर है उन्हें वापस जम्मू भेजा जाए, वो अपने इलाकों में जाएं। जब तक हालात कश्मीर में ठीक होते हैं तब तक वो वहां रहेंगे, उसके बाद दोबारा आएंगे। ये मामला वो श्रीनगर में मीडिया के साथ उठाते हुए बता रहे थे। आपको याद दिलाते चलें कि इन मुजाहरे के दौरान रियासत की इंतजामिया, रियासत के लेफ्टिनेंट गवर्नर भी पिछले हफ्ते इनसे मुलाकात के लिए गए हुए थे, इनके मामलात सुने हुए थे। मकसद कुछ नहीं है, आज हमारा बहुत हद हो गई क्योंकि हम एलजी एडमिनिस्ट्रेशन से भी मिले थे, उन्होंने हमें आश्वासन दिया था, हमने शायद सोचा था कि शायद ठीक हो जाएगा, बट आज जब एक फिर से एक बेगुनाह का लहू लुहान हुई है, वो मेरी बहन, वो हमारी बहन है, वो शहीद हुई है, उसके लिए अब तो हद है। अब पानी जो है ना, जब इंसान के यहाँ तक पानी आता है ना तो इंसान सिर्फ एक ही चीज़ बोलता है, बचाओ बचाओ। हम एलजी एडमिनिस्ट्रेशन से सिर्फ यही बोलते हैं कि हमें बचाओ और हमें यहाँ से जाने की अनुमति दे दो। 24 आवर्स के अंदर अगर हमारी ये चीज़ नहीं सुनी गई, इसका कोई फैसला नहीं हुआ तो हम कल मास ट्रांसफर सारे चले जाएंगे। बडगाम में 24 घंटे का अल्टीमेटम, 24 घंटे में सरकार ने उनका मामला नहीं उठाया तो फिर वो निकल जाएंगे और आज भी उन्होंने बताया कि निकलने के लिए वो तैयार हैं। और आपको बताएं, इस वाक़े की मजम्मत सभी क्वार्टर से की जा रही है। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने भी इस कश्मीरी खातून की हलाकत की मजम्मत करते हुए बताया कि हमलावरों को नाकाबिल फरामोश जवाब दिया जाएगा। अपने ट्विटर में उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा कि ये इंतहाई बुज़दिलाना कदम है और सरगवार ख़ानदान से मेरी ताज़ियत है। दहशतगर्दों और उनके हमदर्दों को इस बुज़दिलाना हमले का नाकाबिल फरामोश जवाब दिया जाएगा। मनोज सिन्हा लेफ्टिनेंट गवर्नर जम्मू कश्मीर का ट्वीट। और इसी ट्वीट की अगर बात करें तो ट्वीट दूसरा महबूबा मुफ्ती का भी बाद दोपहर को आया और महबूबा मुफ्ती ने अपने ट्वीट में इस वाक़े की मजम्मत करते हुए सरकार को ही कोड़े हाथों लिया और बताया कि दिल्ली की गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जितनी भी क्लेम्स हैं उनको उन्हें फेक बताते हुए बताया कि बताया जाता है कि यहाँ पे कश्मीर में सब कुछ ठीक है। तो ये सब कुछ क्या हो रहा है, इस वाक़े की उन्हें मजम्मत
मजम्मत करते हुए बताया कि ये कहीं पे ऐसा नहीं होता है और ऐसा नहीं होना चाहिए। और इस वाक़े पर महबूब मुफ्ती का ट्वीट भी आया, उमर अब्दुल्ला का भी ट्वीट आया और उमर अब्दुल्ला ने भी इस वाक़े की सख्त अल्फाज में मजम्मत की। उमर ने अपने ट्वीट में बताया कि क्या कुछ सूरत हाल है इस वक्त, ये सारी सूरत हाल परेशान कुन है, बहुत परेशान हूँ और ये दूसरा जो वाक़ा है इस सब ने हमें हिला के रखा हुआ है। ये अनआमन लोग जो हैं उन्हें निशाना बनाया जा रहा है और हम क्या करें, अफसोस कर सकते हैं और क्या किया जा सकता है। ये उमर अब्दुल्ला का ट्वीट आया और उमर अब्दुल्ला के साथ साथ सजाद गनी लोन ने भी इसकी सख्त अल्फाज में मजम्मत की। सजाद गनी लोन ने अपने ट्वीट में इस अल्फाज की कोविड एक्ट से बताते हुए इसकी मजम्मत करते हुए बताया कि ऐसा होना नहीं चाहिए। एक टीचर इनोसेंट है और सांबा की रहने वाली, उसको मारने वाला ये कौन है, और उनने उनके ख़ानदान के साथ ताज़ियत का इजहार किया है। और आपको बताते चलें सईद अल्ताफ़ बुखारी या दूसरी सभी सियासी शख्सियात ने इस वाक़े की मजम्मत की है। कश्मीरी लोगों ने भी इस वाक़े पर हर जगह से हमें अफसोस देखने को मिला, हर कोई बता रहा था कि आखिर क्या है। और गुपकार अलायंस ने भी इस पर अफसोस किया है। गुपकार अलायंस या यूँ कहें CPIM के मोहम्मद यूसुफ तारगामी ने तो बाज़ाब्ता तौर पे इस वाक़े पर अपना रद्द-ए-अमल ज़ाहिर किया। किस तरह से उन्होंने बताया हम आपको ही दिखाते। के लिए हम आवाज़ ना उठाएं, हम बात ना करें, गुनाह से ही ताबीर होगा, बुराई से ही ताबीर होगा। इसलिए मेरी अपील है, क्या ऐसे अलमनाक हादिसों पर सबको बोलना चाहिए, सबकी आवाज़ बुलंद होनी चाहिए, सबके लब खुलने चाहिए और यही कहना चाहिए कि ये हमें मंजूर नहीं, ये हमारे समाज को मंजूर नहीं, ये किसी का भला नहीं है ऐसी वारदातों में, ऐसे अलमनाक हादसों में। अनफ इज़ अनफ, और हमें अपनाना चाहिए इस दुख को, पूरे समाज को। और इसमें कोई ये इम्तियाज ना हो कि कौन कहाँ से है, किस अकीदे के साथ ताल्लुक है। जब तक कोई अनआर्मड है, गैर कोई कहाँ से है, कहाँ तक, कब तक ये चलेगा, ये बता रहे थे मोहम्मद यूसुफ तारगामी। PDP की महबूब मुफ्ती जो सदर है, उन्होंने जो ट्वीट किया तो हरबख्श सिंह बाज़ाब्ता तौर पे मीडिया के सामने आए और PDP के तर्जुमान हरबख्श सिंह ने मीडिया के सामने इस वाक़े की मजम्मत करते हुए बताया कि क्या हो रहा है, कहाँ हैं हम, किस तरफ जाएं, परेशान हैं। आपको बताएं हरबख्श सिंह PDP के तर्जुमान भी हैं। मानना ये है कि जिस हिसाब से हालात बने हुए हैं, गवर्नमेंट फेल है, जिस हिसाब से बेचा जा रहा है पीस को, हम इसलिए कंपैरिजन की बात कर रहे हैं क्योंकि पीस को बेचा जा रहा है कि यहाँ एक ही हडल थी। ऐसा नहीं है, यहाँ के हालात जो है, ग्राउंड सिचुएशन ठीक नहीं है, हैंडल नहीं कर पा रहे हैं। जो एक सिचुएशन को जिस तरीके से गवर्नमेंट को हैंडल करना होता है तो वो हो नहीं रहा है। तो जिस तरह से दावे दी जा रहे हैं, फोटो शूट हो रहे हैं, इनाग्रेशनें हो रही हैं और बाकी कहा जा रहा है आज भी इंटरेक्शन PM इंटरेक्शन PRIs के साथ चल रही हैं, लेकिन जो PRIs को इख्तियारात देने, ये कश्मीर की सूरत हाल और इस कश्मीर की सूरत हाल में नामालूम बंदूक बरदार, और ये 1990 से नामालूम बंदूक बरदार बहुत कुछ कश्मीरी को झेलना इसके लिए पड़ रहा है। लेकिन आपको नाज़रीन अब दूसरे पहलू पे लिए चलते हैं। वो 27 मई की तारीख़ थी, आपको याद होगा, सुना भी होगा और हम आपको दोबारा याद कराते चलें। 27 मई की तारीख़ को श्रीनगर में ख़बर आई थी कि फ़ारूक अब्दुल्ला को ED का समन आया है। उसे आज की डेट पर श्रीनगर के दफ्तर बुलाया। पहले खबरें थी कि उन्हें चंडीगढ़ के दफ्तर बुलाया गया, फिर खबर आई कि उन्हें आज अब श्रीनगर के ED के दफ्तर बुलाया गया और ठीक सुबह 10-11 बजे के करीब फ़ारूक अब्दुल्ला ED के दफ्तर राजबाग श्रीनगर पहुंचे। और ED दफ्तर पहुंचने से पहले उमर अब्दुल्ला ने यहाँ मीडिया से बात की और जब उनसे पूछा मीडिया ने कि ये क्या है, तो उनका जवाब था कि इंतखाबात आ रहे हैं, इंतखाबात से पहले इस तरह की कार्रवाइयाँ उन्हें झेलनी पड़ेंगी क्योंकि ये सब कुछ उन्हें मालूम है इस तरह से होगा। ज़रा हम उमर अब्दुल्ला को सुनते, फ़ारूक अब्दुल्ला को सुनते हैं, उन्होंने दफ्तर दाखिल होने से पहले क्या बताया और उसके बाद हम इस मामले पर ज़रा थोड़ा सा और भी बताएंगे आपको। डॉक्टर साहब आज के बारे में बताइएगा थोड़ा सा। मैं कुछ नहीं बताऊंगा क्योंकि ये काम चलता जाएगा, इलेक्शन जब तक होते जाएंगे।
के हवाले से हमें परेशान किया जा रहा है। ये फ़ारूक अब्दुल्ला ने बताया। और आपको नाज़रीन बताते चलें कि फ़ारूक अब्दुल्ला ने आज यहाँ लगभग 3.5 घंटे ईडी के दफ्तर में गुजारे। मामला क्रिकेट स्कैंडल का है। 2009 में इससे पहले भी फ़ारूक अब्दुल्ला अपने जो है स्टेटमेंट्स जो हैं रिकॉर्ड करा चुके हैं। और आज नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोगों ने बताया कि फ़ारूक अब्दुल्ला अपना ताउन जो है वो ईडी को बराबर देते रहेंगे। लेकिन अब ज़रा हम चलते हैं दूसरे बड़े पहलू पे, और ये पहलू है प्रोफेसर भीम सिंह का। बड़ी शख्सियत सियासत की, और बड़ी शख्सियत प्रोफेसर भीम सिंह सियासत में आज लगभग 80 साल की उम्र के बाद इंतकाल कर गए। वो कुछ अरसे से बताया जाता है बीमार थे और वो जम्मू के अस्पताल में इंतकाल कर गए। उनके पसमंदगान में उनकी अहलिया और एक बेटा है, और बेटे के बारे में मालूम हुआ कि वो लंदन में रहते हैं। प्रोफेसर भीम सिंह जो हैं एक सियासतदान थे, पार्लियामेंट मेंबर रहे हैं, समाजी कारकुन रहे हैं, और उसके इंतकाल पर सभी सियासी हलकों से लेकर समाजी हलकों ने गहरे दुख का इंतज़ार किया है। प्रोफेसर भीम सिंह पैंथर्स पार्टी के बानी और चीफ सरपरस्त भी माने जाते हैं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने भी प्रोफेसर भीम सिंह के इंतकाल पर दुख का इज़हार करते हुए बताया है कि भीम सिंह को हमेशा के लिए याद रखा जाएगा। उन्होंने जम्मू कश्मीर की फलाह व बहबूद के लिए अपनी ज़िंदगी वक्फ रखी थी। वज़ीर-ए-आज़म ने ट्विटर पर लिखा, वो पढ़े लिखे थे, वो आलिम थे, और मैं हमेशा से उनको याद रखूँगा। उनके दुख इंतकाल से गमज़दा हूँ, उनके अहल खाना और हामियों से ताज़ियत करता हूँ, वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया। और समाजी शख्सियात से लेकर सियासी शख्सियात ने प्रोफेसर भीम सिंह के इंतकाल पर दुख का इज़हार किया। डॉक्टर फ़ारूक अब्दुल्ला जब आज ईडी ऑफिस पहुँचे तो ईडी ऑफिस पहुँचते उन्होंने मीडिया से जब बात की तो प्रोफेसर भीम सिंह को भी खिराज तहसीन अदा किया। किस तरह से फ़ारूक अब्दुल्ला ने किया? भीम सिंह इस दुनिया से चले गए। जी जी, मुझे अफसोस इस बात का है कि उन्होंने हर वक्त एकता के बारे में बात की है, इंसानियत के बारे में बात की है, जम्मू कश्मीर के हक के बारे में। जी जी, उसकी बात पहली की। जी जी, और मैं यही दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला उसकी आत्मा को शांति बख्शे। और वो डॉक्टर फ़ारूक अब्दुल्ला प्रोफेसर भीम सिंह को ताज़ियत पेश करे थे। लेकिन आपको नाज़रीन बताते चलें, आज गरीब कल्याण समिति का मामला वज़ीर-ए-आज़म ने उठाया हुआ था, और गरीब कल्याण समिति के मामले को लेकर वज़ीर-ए-आज़म राजस्थान में थे। लेकिन आपको जम्मू कश्मीर का हाल अहवाल बताते चले। इसी गरीब कल्याण समिति के हवाले से भी आज कश्मीर में प्रोग्राम हुए और वज़ीर-ए-आज़म की तकरीर को भी सुना गया। बडगाम के इलाके में भी तकरीब हुई, जहाँ मरकज़ी वज़ीर डॉक्टर जितेंद्र सिंह, जो जम्मू कश्मीर के 2 रोज़ा दौरे पर थे, यहाँ मौजूद थे। और यहाँ पे डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने बताया कि 8 साल सरकार के हुए, इन 8 सालों के दौरान हमें बतलाने, जो कुछ भी किया उसको बतलाने की ज़रूरत नहीं है। आप ज़रा अपने दिमाग की जो बैटरी है उसको रिवाइंड करें तो सब कुछ आपको मालूम हो जाएगा कि हमने कितना किया है, और गरीबों के लिए जो कुछ भी हमने किया है उतना तो किसी और ने नहीं किया होगा। उन्होंने कहा कि इस तरह के जो दौरे हैं, जो पब्लिक आउटरीच प्रोग्राम है, वो वज़ीर-ए-आज़म के वज़रा का ख़ुसूसी प्रोग्राम है, और इस किस्म के प्रोग्राम का मकसद तरक्याती कामों का जायज़ा लिया है। और वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की सरबराही में इस वक्त जो सरकार है वो आवाम की फलाह व बहबूद के लिए भरपूर इक़दामात उठा रही है। वर्ष के बाद भी जिस संकल्प से मोदी जी ने इस देश की कमान संभाली थी, उसी संकल्प से ये सरकार काम करना जारी रखेगी। साथ ही साथ आने वाले 25 वर्षों में भारत का क्या कल्पना चित्र हो, और आज से 25 साल के बाद जब आज़ाद हिंदुस्तान अपनी 100वीं सालगिरह मनाए तो उसकी क्या तस्वीर हो, उसको लेकर के उन्होंने इशारा किया स्टार्टअप्स की तरफ। 2014 से पहले बहुत कम तादाद में संख्या में स्टार्टअप्स थे, आज 70,000 से अधिक स्टार्टअप, और दुनिया में तीसरी श्रेणी पर हम स्टार्टअप्स के इकोसिस्टम के। डॉक्टर जितेंद्र सिंह मरकजी वजीर बडगाम के इलाके में 2 रोज़ा दौरा उनका, और इस दौरे के साथ साथ आपको बताते चलें कि मरकजी वज़रा का एक नया काफ़िला भी श्रीनगर पहुंच रहा है, और पब्लिक आउटरीच प्रोग्राम के दौरान बड़ी पॉलिटिकल शख्सियात जो हैं जम्मू कश्मीर का दौरा कर रही हैं। और पॉलिटिकल शख्सियात में अगर देखा जाए तो एक और बड़ा मामला भी हल होने वाला है। माना जा रहा है कि एक बड़ा फैसला है, और ये फैसला पहाड़ियों के हवाले से है। आपको ज़रा दूसरी खबरें पहले चलते हैं, और इस खबर से बाद में हम चलेंगे। ये खबर है हिंदुस्तान और पाकिस्तान की, और हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान जहाँ तल्खियाँ हैं, वहीं 2 रोज़ा इंडस कमीशन की मीटिंग अपने आखिरी दौर में जो
जो मुकम्मल हुई थी। और इस मीटिंग में बताया जाता है कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के फरीकीन ने मुस्बत इशारे दिए हैं। इंडस वाटर ट्रीटी के तहत हर साल मुनक्कद होने वाली जो मीटिंग है, अब की बार इस मीटिंग में 6 रुकनी पाकिस्तानी वफद भी आया था, जिसमें खातून भी शामिल थी। और पाकिस्तानी वफद में वहाँ के सैयद मोहम्मद महर अली शाह, साहबजादा खान, हबीबुल्लाह बोदला और सुमन मुनीब और खालिद महमूद शामिल हैं। जबकि भारत की तरफ से 6 रुकनी वफद की सरबराही भारत के नए इंडस कमिश्नर AK पाल कर रहे थे। और ये मुलाकात, आपको बताएं कि इस्लामाबाद में होने वाली आखिरी मुलाकात के बाद ये मुलाकात नई दिल्ली में होने जा रही थी। हिंदुस्तान और पाकिस्तान में सिंध तास के 6 दरियाओं में से 3 का मामला जो है वो हिंदुस्तान के पास है। और उन 3 दरियाओं में दरियाई सतलुज, दरियाई ब्यास और दरियाई रावी है, जबकि दरियाई चनाब, दरियाई जहलम और सिंध के आसपास पाकिस्तान की नज़र रहती है। और इसी में पानी के बंटवारे को लेकर हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान इंडस वाटर ट्रीटी है। और इसी ट्रीटी में एक दूसरे के पानी के इस्तेमाल पर नज़र भी रखी जाती है। और आज की डेट में बताया जा रहा है कि जो मीटिंग हुई उसमें काफ़ी मुस्बत इशारे दिखाई दिए हैं। पाकिस्तान में इक़्तिदार बदलने के बाद दोबारा से बातचीत या ट्रैक 2 पे बातचीत, उसके लिए ऑप्शंस तलाश शुरू किए तो जा चुके हैं, लेकिन उन सब के बीच में बताया जाता है कि आने वाला वक्त जो है एक अच्छी खबर भी दे सकता है हिंदुस्तान पाकिस्तान ताल्लुकात में। ज़रा अब हम वापस लिए चलते हैं आपको और आपको बताएं, बात हिंदुस्तान पाकिस्तान से नहीं बल्कि बात कबीलों की बात और रिवायती बात पहाड़ियों की बात। पहाड़ियों के हवाले से मुस्बत नता खबरें आ रही हैं। दिल्ली से ज़राया बता रहे हैं कि किसी भी वक्त अगला इक़दाम पहाड़ियों के हवाले से उसका ऐलान भी हो सकता है। और ये बड़ा खुशाइन कदम पहाड़ी समझते हैं और पहाड़ी कबीले का इसको बड़ी मुद्दत से इंतज़ार भी था। इस हवाले से हमें ज़राया ने बताया है कि फाइनल नोट मिल चुका है, ऐलान का इंतज़ार है। अब वो ऐलान किस तरह का होगा, उसमें क्या क्या शकें होंगी, उस पर भी है। लेकिन ज़रा उसी पस मंज़र में, यानी रिजर्वेशन के पस मंज़र में, हम आपको कल रात का एक वाक़ा याद दिलाते हैं। श्रीनगर के सूरा अस्पताल में कैंसर में मुब्तला एक बच्ची जिससे हमने कल शाम को बात की, जब हम उनसे बात कर रहे थे तो बात करते करते रिजर्वेशन पर बात पहुंची तो उस बच्ची ने जो खुद दर्द कैंसर में मुब्तला है और वो जानती है, पढ़ी लिखी बच्ची है, वो जानती है कि उसका वक्त जो है बहुत कम है। यूँ तो किसी को अपने वक्त का पता नहीं होता, लेकिन कहीं न कहीं इस तरह के जो मामलात होते हैं उसमें ज़्यादा सिग्नल्स पहले से मिल जाती हैं। वो जानती है, पढ़ी लिखी बच्ची थी और उस पढ़ी लिखी बच्ची ने हमें एक अपील आवाम से लेकर सरकार तक पहुंचाने की गुजारिश की और उसकी अपील मन उसी के अल्फाज में हम आप तक पहुंचाते हैं। हम वहाँ डिस्कस जब कर रहे थे, पहाड़ियों का मामला जब बात हो रही थी, तो उन्होंने हमसे गुजारिश की कि सरकार को बताया जाए कि रिजर्वेशन दे के IAS बनाएं, IFS बनाएं, कमिश्नर बनाएं, वज़ीर बनाएं, वज़ीर आला बनाएं, लेकिन रिजर्वेशन को लेके कोई डॉक्टर ना बनाएं। अगर प्रमोशन देनी है बाकी सभी मामलात में दें, लेकिन डॉक्टर ना बनाएं, क्योंकि डॉक्टर अगर मेरिट पे नहीं होगा, वो रिजर्वेशन को लेके कोई स्पेशलाइजेशन में आगे आएगा तो फिर वो बीमारों के साथ इंसाफ नहीं कर पाएगा और नहीं कर पाता है। उन्होंने मुझे यही बताया कि कर नहीं पाता है तो खुदारा सबको रिजर्वेशन दे दे, लेकिन डॉक्टर जो है कम अज़ कम ये मेरिट पे ले लें ताकि ज़िंदगी बचाई जा सके, ना कि ज़िंदगी किसी की ली जा सके। उन्होंने कुछ वाक़ात हमें बताए और उस वाक़े में हमें बहुत अफसोस है कि हमें इस तरह का मामला जो है आपके नज़र रखना पड़ता है। लेकिन आपको नाज़रीन बताते चलें, गरीब कल्याण समिति या योजना का मामला आज पुलवामा में भी था और पुलवामा बाज़ाब्ता तौर पर आज तकरीब के दौरान गरीब कल्याण योजना के हवाले से बताया गया कि अवाम और सरकार के बीच की दूरियों को ख़त्म करने के लिए इक़दामात उठाए गए हैं और इन इक़दामात में गरीबों की बहबूद का ख्याल रखा जाता है और ताकि गरीब लोग अवाम ये मुतालबात जो हैं अवाम और गरीब के दरमियान जो सरकार का मतलब होता है वो समझ सकें। ये तकरीब पुलवामा में थी। लेकिन आज का दिन अहम है। आज का दिन तंबाकू मुखालिफ दिन के तौर पे मनाया गया, दुनिया भर में मनाया जाता है और आज के दिन पर तकारीब होती है। जम्मू कश्मीर में भी तकारीब थी, बड़ी तकारीब आज हुई। कुछ तकारीब आपको हम दिखाते हैं, ये कुपवाड़ा की तकारीब है और इस कुपवाड़ा की तकारीब को हम ख़ास तौर पर इसलिए दिखा रहे क्योंकि नारकोटिक्स के हवाले से कुपवाड़ा सरफ़हरिस्त है और कुपवाड़ा के SSP युगल मनहास ने हरी झंडी दिखाकर आज कुपवाड़ा में नो टू ड्रग्स या से नो टू तंबाकू के एक रैली को हरी झंडी दिखाई और युगल मनहास से लेके दूसरे सभी ने
आज इस मामले पर आवाम से गुजारिश की कि मंशियात से दूर तो रहना ही रहना है, लेकिन ये नशे की लत, तंबाकू जो है ये जानलेवा है, इससे भी दूर रहना है। ये वो लोग बता रहे थे। और ये कुपवाड़ा में आज की तकरीब थी। सबसे पहले इसी तकरीब से लेकर श्रीनगर तक भी तकरीब हुई थी। श्रीनगर में, वादी कश्मीर की हर जगह और दुनिया भर में आज की तकरीब हुई, लेकिन कुपवाड़ा की तकरीब ख़ास इसलिए भी है क्योंकि कुपवाड़ा के हवाले से मंशियात का जो गढ़ वहाँ पे बोला जा रहा है उस हवाले से काफ़ी अहम है। वहाँ के लोग ख़ास तौर पे ध्यान रखें, ये मंशियात वहाँ से आती है या वहाँ से ट्रांसपोर्ट होती है या उस इलाके से गुजरती है, ये हमारी नौजवान नस्ल को तबाह करती है। इसके खिलाफ सबको लड़ना है। और SSP कुपवाड़ा ने भी, युगल मनास ने भी इस मौके पर बताया कि क्या है सूरत हाल, और बच्चों ने भी अपना रद्द-ए-अमल जाहिर किया। ज़रा सुन लेते हैं। जिस तरीके से और नशे हैं उसी तरीके से जो टोबैको है, जो स्मोकिंग है, ये भी एक नशा है। और मतलब ये किसी भी शख्स को उस पर डिपेंडेंट बना देता है। और जिससे देखें, हम बोलते हैं ना कि एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड। तो उसी तरीके से क्या है कि जब आप स्मोकिंग करते हैं, क्योंकि वो एक रोज़मर्रा ज़िंदगी का हिस्सा नहीं है और ज़रूरी हिस्सा नहीं है, जब आप हट के चीज़ को करते हैं तो उससे एक तो अपने जिस्म को भी तकलीफ़ देते हैं, और क्योंकि जिस्म में आस्ता आस्ता जो उसके असर जो हैं, बैड इफ़ेक्ट्स जो हैं वो शुरू होते हैं, और वो आस्ता आस्ता एक बीमारी की शक्ल में पैदा होते हैं। ऑल ओवर वर्ल्ड काफ़ी जो मुहिम चलाई जाती है कि किस तरीके से इस युगल मनहास SSP कुपवाड़ा, मंशियात के ख़िलाफ़ हम सबको लड़ना है। लेकिन आपको एक अच्छा पहलू भी दिखाएं। आज MOU जो साइन हुआ है प्रजा फाउंडेशन और श्रीनगर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का, उसका खुलासा आज श्रीनगर में श्रीनगर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के मेयर और श्रीनगर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के कमिश्नर ने एक प्रेस ब्रीफिंग के दौरान किया। क्या बताया, सीधा आपको बताएं। ये फाउंडेशन जो है, इसका जो MOU है, ये सीधा आपको बताते हैं क्या बताया जुनैद अजीम मत्तू ने इस फाउंडेशन, इस MOU के बारे में। Earlier this year, last year actually, we signed an MOU with the Praja Foundation. The Praja Foundation is a very reputed institution which works with elected representatives across the country, especially urban local bodies, to increase their capacities and further empower them and enable them to deliver better governance at the grassroots level. The MOU was signed with the Praja Foundation in the presence of the Honorable LG. It is a wide-ranging MOU, essentially pivoted around the goal of empowering elected representatives with wherewithal, with resources, with knowledge, with orientation and with training. This fellowship is the first significant step towards that. प्रजा फाउंडेशन और श्रीनगर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के दरमियान MOU साइन और खुलासा किया श्रीनगर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के मेयर जुनैद अजीम मत्तू और श्रीनगर में अतर ने, जो कमिश्नर है श्रीनगर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के। लेकिन आपको बताएं, देख रहे आप JK स्पेशल सनम के साथ। फिलहाल श्रीनगर के स्टूडियो से मुझे दीजिए इजाज़त। आज प्रोग्राम में मेरे साथ रहे समीर वानी, आबिद कादिर और मोहम्मद यूसुफ। रखिए अपना ख्याल। अल्लाह आपका, मेरा सबका निगहबान हो। अल्लाह हाफिज़।